तो यहाँ पे ये होगा कि भाई देखिए जो रिलीजियस फीलिंग्स उनकी इंजर हुई है वो एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है, कि आप किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये अभी अभी एक वेब सीरीज आई है तांडव नाम की, उसमें भी ऐसा हुआ है कि कुछ हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया था, कुछ हिंदू गॉड का मजाक बनाया गया था उसमें, या उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, तो उसमें भी कोर्ट का डिसीजन ऐसा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि शी कैन फाइल अ सूट एज इंजरी टू रिलीजियस फीलिंग हैज बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट, इंजूरिया सिने डेमनम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच शेड्यूल 1 एंड 2 एंड चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। हमें भैया इन चारों को देखना है और क्या करना है, हमें सही आंसर चूज करना है। ठीक, तो कंकरेंट लिस्ट कहां से ली गई है, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिया गया है और प्रोसीजर कहां से लिया गया है, ये चीज हमें बतानी है। ठीक, क्या बताना है हमें, ये चीज हमें बतानी है। चलिए ठीक है, तो चालू करते हैं और देखते हैं कि भैया कहां से। तो कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ठीक, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग का मिस्टेक है, टाइपिंग का, ये होगा आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है, और इसे हमें इससे क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहां से ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो 1 हो गया आपका 4। रूल ऑफ लॉ आपका कहां से दिया गया, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें कहां कहां से बोरो की गई हैं, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना के मैं पूरा आपको नोट डाउन करवा दूंगा कि भाई ये चीज यहां से ली गई है। ठीक है, तो वो हमें याद करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका है नहीं। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, तो सेकंड का हो गया आपका थर्ड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके कहां से लिए गए हैं भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आयरलैंड से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। ठीक, ठीक है, चलिए अब 1 ही बच रहा है 4 के लिए। ठीक, तो 4 3 2 1 आपका आंसर है। तो 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है, 4 3 2 1। ठीक, अब देखिए जब अभी हमने यहाँ पे तो पूरा सॉल्व किया, अगर क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए जैसे ही आपको पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट किसके में दी गई है, कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो आपने क्या देखा कि भाई मेरा जो फर्स्ट है वो फोर्थ से मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपने देखा। तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में 4 सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, तो आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, आपको डी अपना राइट आंसर बना के आगे निकल जाना है। ठीक है, चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो और हमें सीधे सीधे समझ में आ जाए कि हाँ ये ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। P, O and R made a joint promise to give S a sum of ₹3,000. S recovered the whole amount from P. Q was declared insolvent and cannot give anything. ठीक है, P, O और R, ठीक है, P, Q और R, P, Q और R ने एक जॉइंट प्रॉमिस किया S को कि हम तुम्हें 3,000 रुपए देंगे। ठीक, ठीक, S recovered the whole amount from P and Q। ठीक है, ठीक, S recovered the whole amount from P, Q was declared insolvent and cannot give anything। ठीक, अब भैया P से उसने सारा अमाउंट रिकवर कर लिया, ठीक है, Q से उसने सारा अमाउंट रिकवर कर लिया, लेकिन जो R भाई साहब थे ना वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए और
वो कुछ भी नहीं दे पाए। तो P कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम R, P कैन कवर ₹1000 फ्रॉम R, P कैन रिकवर ₹1500 फ्रॉम R और P कैन रिकवर ₹2000 फ्रॉम R। क्या ये हो सकता है? बताइए, क्या ये रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, क्या P कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम R आपका आंसर होगा, या फिर P कैन रिकवर ₹1000 फ्रॉम R, या फिर 1500 करेगा या दो? देखिए P Q R तीनों ने अगर ज्वाइंट प्रॉमिस किया है कि हम 3000 रुपए देंगे तो मैं तो वो हजार तीनों करके दे रहे होंगे। ठीक है, तो 1500 और 2000 वाला जो सिस्टम है आपका वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्या, कैंसिल। ठीक, अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि P कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम R और बी कह रहा है कि P कैन रिकवर ₹1000 फ्रॉम R। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो R है वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो क्या R को कुछ भी मिलेगा? जी नहीं, R को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा किसे? P को। तो P कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम R। ठीक, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं था, वो एक ऐसी प्रॉमिस किया था। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं है ऐसा कुछ भी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट था या लीगल प्रॉमिस था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, X went to Y's house and forget his bag which contained 1 kg sweet। X Y के घर गया और अपना बैग भूल गया जिसमें क्या रखा हुआ था, जिसमें 1 किलो मिठाई रखी थी। Y के जो बच्चे थे, Y's चिल्ड्रन कंज्यूम द स्वीट, वो मिठाइयाँ खा गए। अब लाइबिलिटी बताइए Y की। Y is bound to pay the price of sweet, Y is not bound to pay anything, Y is bound to pay half the price of sweet, Y would not have to pay anything because X loves Y's children। No 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 no, Y is bound to pay the price of sweet। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई इंसान आपके घर कुछ खाने पीने की चीजें, ऐसी कुछ चीजें छोड़ देता है तो आपको उसको लौटानी चाहिए, और अगर आप उसे चट्ट कर जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं तुरंत, तो क्या हो जाता है, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है किस चीज की, आई एम सॉरी। ठीक है, तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती कुछ भी लौटाने की। ठीक, तो ये स्वीट वाले केस में क्या होता है, ये चीज याद रखिएगा कि अगर कभी आपका कोई दोस्त यार आपके घर पे कोई भी सामान छोड़ जाए और आप उसे खा लें तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती उसे लौटाने की। तो Y इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग। ठीक है, Y इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हो, देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। Right to life and personal liberty includes right to carry on any trade and profession. Right to equality includes the principle of equal justice. Freedom of conscience includes the wearing and carrying of weapons by the sick। देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 है उसमें क्या गलत है आपका कि भाई राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल जस्टिस। ठीक, क्योंकि जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बात हम सभी जानते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन को क्या करती है, उसे आपको देती है। ठीक है, आपकी पर्सनल लिबर्टी है ये चीज कि आप कोई भी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में बिल्कुल वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कर्पन्स बाय द सिख, सिख जो किरपांस पहनते हैं वो बिल्कुल उसमें इंक्लूड होता है। सिर्फ राइट टू इक्वलिटी, ये इक्वल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना, इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक, तो ये राइट टू इक्वलिटी अलग कंसेप्ट है। ठीक है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन कौन से दो कंसेप्ट को इंक्लूड करता है? पहला हो गया आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, ये दो चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30
क्या कह रहा है। Y makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after opening the box that there is no jewel in it. Choose the appropriate answer. भाई Y is not guilty of attempt to theft because the box was empty. Y is guilty of attempt to commit theft. Y is guilty of trespass. Y is not guilty. Y is guilty of attempt to commit theft क्योंकि उसने attempt तो कर ही दिया था, उसको अंदर से जेवरात नहीं मिले, वो चोरी नहीं कर पाया, अगर वो भी मिल जाते तो वो theft ही commit कर देता, तो attempt तो यहाँ commit हो गया है। क्या कमिट हो गया है यहाँ पे आपका अटेम्प्ट कमिट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अ लेडी वांटेड टू गेट अ रेलवे टिकट बट फाइंडिंग अ क्राउड नियर द टिकट विंडो एट द स्टेशन आस्क्ड राजू। ठीक है, who was near the window to get a ticket for her and handed him money for her and handed him money for the same। ठीक है, Raju took the money and instead of getting the ticket ran away with it. What offense has been committed by Raju? ठीक, देखिए एक लेडी रेलवे स्टेशन के पास क्या करने जाती है, एक लेडी रेलवे स्टेशन के पास टिकट लेने के लिए जाती हैं और जब वो टिकट लेने के लिए जाती हैं तो उनको वहां पे राजू मिलता है और वो राजू से कहती है कि राजू भैया आप जो है मेरे लिए टिकट ला करके दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो राजू और उसे कुछ पैसे दे देती है और राजू क्या करता है, टिकट खरीदने की जगह भाग जाता है। ठीक, क्या कर देता है राजू, टिकट खरीदने की जगह वहां से पैसे लेके भाग जाता है। तो अब राजू ने क्या किया है, थेफ्ट किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। चलिए तो देखते हैं राजू ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है कि थेफ्ट हुआ है कि ऑफेंस हुआ है, ये चीज हमें देखना है। तो नो ऑफेंस वाला सिस्टम तो आपका सीधा सीधा कट जाएगा क्योंकि ऑफेंस तो हुआ है। ठीक है, देखिए थेफ्ट क्यों नहीं हुआ है, थेफ्ट इसलिए नहीं हुआ है कि थेफ्ट में प्रॉपर्टी को किसी की पोजीशन से बाहर लेकर के जाना रहता है। ठीक है, किसकी पोजीशन से बाहर लेके जाना था, जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ तो लेडी ने खुद ने ही अपने पैसे उन्हें दिए थे। अब बात आती है ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन के बीच में। तो देखिए ट्रस्ट का यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं बनता। ठीक, यहाँ पे आपका कमिट हुआ है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, और वो कैसे कमिट हुआ है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी और की प्रॉपर्टी को इलीगली क्या करना, मिस अप्रोप्रिएट करना। ठीक, क्या करना, मिस अप्रोप्रिएट करना, उसे कहते हैं किसी को क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन करना। ठीक, तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है, उसने उनके पैसों को इलीगली अपने पर्सनल कुछ चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए मिस अप्रोप्रिएट किया। ठीक, चलिए द राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड बाय आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 एंड 15, 14, 15 एंड 16 और 14 to 18। कहां दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हमने पहले भी बात करी है कि राइट टू इक्वलिटी दिया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर समय वॉज सीवियरली हर्ट वाइल वर्किंग इन हिज फैक्ट्री एंड फेल अनकॉन्शियस। मिस्टर समय जो थे क्या, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए फैक्ट्री में काम करते हुए और वो अनकॉन्शियस होके गिर गए। ही वॉज रश्ड टू अ हॉस्पिटल बाय हिज फेलो वर्कर्स, उनके फेलो वर्कर्स जो थे वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए। इन दी हॉस्पिटल एट इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड, इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड में हॉस्पिटल में क्या हुआ कि द डॉक्टर ओपाइंड दैट ही शुड बी ऑपरेटेड इमीडिएटली। डॉक्टर का ओपिनियन था कि भाई इनका जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, इनका जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए। ठीक, While conducting preliminary examination, he was found to be HIV positive। और जब preliminary examination हुआ, ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, पता चला कि HIV पॉजिटिव है। The doctors are in a dilemma regarding what should they do first। अब डॉक्टर को ये डायलेमा है कि वो क्या करें। तो डॉक्टर शुड ऑपरेट फर्स्ट, डॉक्टर शुड इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर शुड इन्फॉर्म हिज एम्प्लॉयर्स, डॉक्टर शुड नॉट इन्फॉर्म एनीवन बिकॉज इट वुड वायलेट पेशेंट्स राइट ऑफ प्राइवेसी। तो भाई डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर उसकी फैमिली को बताए या डॉक्टर उनके किसे बताए, एम्प्लॉयर्स को बताएं, या फिर डॉक्टर उसे
ऑपरेट कर दें या फिर डॉक्टर किसी को ना बताएं, क्योंकि वो उनकी प्रिंसिपल को, किसकी, राइट ऑफ प्राइवेसी को उसके वायलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी दूसरी बीमारी के बारे में पता चला है तो आपको सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक। तो द डॉक्टर शुड इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मैच शेड्यूल एंड 1 and 2 and choose the appropriate answer। मैच शेड्यूल 1 and 2 and choose the appropriate answer। तो देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन और रिलीजन ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट विच गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है कि द गवर्नमेंट विच गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। सेक्युलर का मतलब भी यही होता है कि स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज रिलीजन ऑफ द स्टेट, और रिपब्लिक का मतलब भी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय स्टेट। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल था ये, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। In which of the following case can a constitutional amendment be passed just by a simple majority in parliament? भाई सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला है इलेक्शन मैटर्स, दूसरा है चेंज इन द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, तीसरा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और चौथा है नन ऑफ द अबव, ठीक। तो कौन सा आपका इसमें से ऐसा क्या है, कौन सा इसमें से आपका ऐसा टॉपिक है, ऐसा अमेंडमेंट है जो कि किस तरीके से किया जा सकता है, जो कि एक सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है ये कि इलेक्शन के मैटर, दूसरा बोल रहे हैं चेंज इन द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, तीसरा बोल रहे हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और चौथा बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि इलेक्शन मैटर्स और नन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या लगता है, सिंपल मेजॉरिटी लगती है कि, ठीक है। तो यहां पे चेंज इन द नेम एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट जो आपका ऑप्शन है वो क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है। कौन सी मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब आए आपके लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन। तो देखिए ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर क्लैट 2012 का। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग भी देखने को मिले, असर्शन रीजंस भी देखने को मिले, लीगल प्रिंसिपल भी देखने को मिले, डायरेक्ट 1 लाइनर लिख दिया और उसमें पूछ लिया, ठीक है। जैसे वो HIV एड्स वाला जो क्वेश्चन था वो कैसा क्वेश्चन था कि भाई आपको ना प्रिंसिपल दिया है ना कोई क्राइम, अब आप कोई ये सोचेगा कि यार फैमिली मेंबर्स को बता दें, कोई सोचेगा नहीं पहले ऑपरेट करो वरना मर जाएगा, कोई ये सोचेगा कि भाई एम्प्लॉयर्स को बता दो, किसी को तो बता दो। तो ये बेसिकली वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्योंकि उनमें ना कोई प्रिंसिपल दिया था ना किसी भी तरीके का कोई दूसरा आपके पास तरीका था उन्हें सॉल्व करने का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपका, ठीक है। तो लीगल प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है और लीगल प्रिंसिपल कह रहा है कि ओनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू इनेक्ट laws on their own, no law made by the state can take away a person's fundamental right, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही क्या होता है, राइट होता है क्या बनाने का, फंडामेंटल राइट बनाने का, और ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बना सकती जो एक इंसान के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, ठीक है। पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ विच अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेडर्स। अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स फाइल्ड अ रिट पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट, सीकिंग रिलीफ टू क्वेश द स्टैट्यूट एंड टू फर्दर डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ न्यू लॉ, ठीक। यही क्वेश्चन सेम क्लैट 2013 के क्वेश्चन पेपर में भी हमने देखा था कि भाई एक लॉ आता है, कुछ लॉयर्स उस पर पिटीशन फाइल करते हैं कि इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रेडर्स, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चैलेंज करते हैं कि भाई इसे क्वेश करिए और नया लॉ बनाने के लिए डायरेक्ट करिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, नो रिट वुड लाई, द कोर्ट कैन क्वेश एग्जिस्टिंग लॉ
एंड इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट एंड कैन डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भी सही रहेगा, जैसा कि कल भी हमने देखा था कि कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट डायरेक्ट उन्हें कर सकता है नया लॉ बनाने के लिए और इस लॉ को क्वेश्चन कर सकता है अगर ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करता है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पर्सन टू सच एन एक्ट ऑन एब्सटेनेंस, ही इज सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल। तो प्रपोजल का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब कोई इंसान कुछ करता है या कुछ एब्सटेन करता है किसी चीज को करने से और किस व्यू के साथ, सामने वाले की एसेंट को ऑब्टेन करने की व्यू के साथ, कि सामने वाले की एसेंट को, वो सामने वाले की एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो क्या करता है, ही इज सेड टू मेड अ प्रपोजल। ठीक, रामानुज टेलीग्राफ्ड टू श्याम सुंदर राइटिंग विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयल कार। ठीक है, टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस। श्याम सुंदर ऑल्सो रिप्लाइड बाय टेलीग्राम लोएस्ट प्राइस फॉर कार इज ₹20 lakhs. Ramanuj immediately sent his consent through telegram stating I agree to buy the car for 20 lakhs asked by you. श्याम सुंदर refused to sell the car. श्याम सुंदर बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रामानुज ने टेलीग्राम किया श्याम सुंदर को कि भाई मैं तुम्हारा रोल्स रॉयस कार खरीदना चाहता हूँ, उसका मिनिमम प्राइस कोट करो। ठीक, उसने कोट किया कि भाई 20 लाख रुपए इसकी मिनिमम प्राइस। फिर इन्होंने बोला कि मैं 20 लाख में उसे खरीद लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं 20 लाख को खरीद लूंगा और श्याम सुंदर ने बोल दिया कि मुझे नहीं बेचना, मुझे अपनी कार नहीं बेचना। तो अब क्या होगा, तो भैया होगा ये कि ही कैन नॉट रिफ्यूज टू सेल द कार बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन मेड। कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अब वो क्या नहीं हो सकता, अब वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। लीगल प्रिंसिपल कह रहा है एवरी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी इज कमेंटेंट, इट्स कंपीटेंट। ठीक है, इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, एवरी पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, जो भी इंसान मेजोरिटी को अटेन कर जाएगा वो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब माइनर मॉर्टगेज्ड हिज हाउस इन फेवर ऑफ ठाकुर दास। एक माइनर ने अपना हाउस किसके फेवर में मॉर्टगेज कर दिया, ठाकुर दास के कंपनी में, एक मनी लेंडर जो है। ठीक है, टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹20,000 की लोन को सिक्योर करने के लिए। A part of this, that is ₹10,500 was actually advanced the attorney who was acting for the money lender. ठीक है, received information that the plaintiff was still the minor. Subsequently, the minor commenced an action stating that he was under age when he executed the mortgage and the same should therefore be cancelled. He prayed for setting aside the mortgage. The mortgage money lender prayed for the refund of ₹10,500 from the minor. ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए कि जो माइनर है वो उसने मॉर्टगेज किया ठाकुरदास को अपने फेवर में, ठाकुरदास के फेवर में एक हाउस। ठीक है, सिक्योर किया उसने एक लोन 20,000 का। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस इज ₹10,500 वाज एक्चुअली एडवांस्ड। ठीक है, और 10,500 रुपए इसमें एडवांस दे दिए गए थे। द अटॉर्नी हु वाज एक्टिंग फॉर दी, और जो अटॉर्नी जो मनी लेंडर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा था उसे इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये तो अभी भी माइनर है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, माइनर कमेंस्ड एन एक्शन स्टेटिंग दैट ही वाज अंडर एज व्हेन ही एग्जीक्यूटेड द मॉर्टगेज एंड द सेम शुड देयर फॉर बी कैंसिल्ड। कि भाई जब उसने मॉर्टगेज किया था तब वो अंडर एज था और वो उसे अब कैंसिल कर देना चाहिए। ही प्रेड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्टगेज, उसने बोला कि भाई सेट असाइड करिए। द मॉर्टगेज मनी लेंडर, ठीक है, तो जिसने मॉर्टगेज मनी लेंड किया था, प्रेड फॉर द रिफंड ऑफ ₹10,500 फ्रॉम द माइनर। उन्होंने क्या प्रे किया कि भाई हमें भी हमारे 10,500 दिला दो। तो एज ए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज
void, any money advanced to a minor can be recovered. A minor contract is void ab initio, any money advanced to a minor cannot be recovered. A minor's contract is voidable. ठीक है, नहीं voidable तो नहीं होता है ये, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म. एडवांस मनी कैन बी रिकवर्ड बिकॉज माइनर हैज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एज. तो 3 ऑप्शन है आपके, 3 ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना है. ठीक है, तो आंसर सही हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा हमारा void ab initio वाला, कि a minor contract is void ab initio, any money advanced to a minor cannot be recovered. ठीक है, any money advanced to a minor cannot be recovered. ठीक, चलिए बहुत बढ़िया. अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. लीगल प्रिंसिपल कह रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड इफ ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. एक पर्सन कब साउंड माइंड का कहा जाता है? जब वो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कब एक पर्सन साउंड माइंड का कहा जाता है? कि जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा था तो वो क्या था? ठीक है, वो इनकेपेबल था अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, ठीक, तो वो केपेबल था उसको अंडरस्टैंड करने में और एक फॉर्मल जजमेंट, रैशनल जजमेंट फॉर्म करने में कि भाई उसके इंटरेस्ट पे इसका, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होने वाला है. ठीक है, वहीं अगर हम अनसाउंड की बात करेंगे तो अनसाउंड व्यक्ति एक रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगा और वो क्या होगा? वो इनकेपेबल होगा. ठीक है, केपेबल नहीं होगा. तो मिस्टर एक्स who is usually of sound state of mind but occasionally of unsound state of mind enter with a contract with Mr. Y when he was of unsound state of mind. Mr. Y having come to know about this fact afterward wants to file a suit against Mr. X. भाई मिस्टर एक्स जो कभी कभी पागल रहते थे, कभी कभी अच्छे भी रहते थे, कभी कभी साउंड रहते थे, कभी कभी अनसाउंड रहते थे, वो कब मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं? जब वो अनसाउंड होते हैं. ठीक है, और जब वाई को ये पता चलता है तो वो एक्स के अगेंस्ट क्या फाइल करता है? एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कंपनसेशन के लिए. मिस्टर एक्स कैन नॉट एंटर इनटू contract because he is of unsound state of mind when he entered into contract. Mr. X can enter into contract but the burden is on the other party to prove that he was of unsound state of mind at the time of contract. Mr. X can enter into contract but the burden is on Mr. X to prove that he was of sound state of mind at the time of the contract. ठीक है, अब यहाँ पे सूट कौन फाइल करना चाहता है? यहाँ पे सूट फाइल करना चाहता है आपका मिस्टर वाई. ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल बात कर रहा है, प्रिंसिपल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर ही ना है. हमारा प्रिंसिपल सीधे सीधे बात कर रहा है कि भाई कौन अनसाउंड होता है, कौन साउंड होता है. तो मिस्टर एक्स कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट. भाई वो अनसाउंड माइंड के थे जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं. ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भाई स्टेट क्या डिनाई नहीं करेगी? लॉ के बिफोर इक्वलिटी और लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन किसी भी आदमी को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक, सेकंड बोल रहा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. या फिर ठीक है, किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी स्टेट? रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के, या इनमें से किसी के भी. ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपके फैक्ट्स दिए हुए हैं. तो अब हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है, वो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी? नेक्स्ट प्रोसेस हमारी ये होगी कि हम इन फैक्ट्स को, फैक्ट्स पर क्या अप्लाई करेंगे? हमारा प्रिंसिपल, और फिर हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एक कंक्लूजन. वो क्या होगा? वो होगा हमारा आंसर. ठीक है, गेटिंग इट? चलिए बहुत अच्छी बात है. तो हम बात करते हैं फैक्ट्स की. द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पास्ड एन ऑर्डर प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन SC, ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड वुमेन इन ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोथ एडेड एज वेल unaided in the following manner: SC 15%, ST 7.5%, socially educationally backward classes including Muslim 27%. तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्या किया?
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में लिखा उन्होंने क्या लिखा कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किससे, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स और वुमेन को, ठीक है, लड़कियों को, औरतों को, ठीक है। किस मैनर में? शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग मुस्लिम्स को 27%, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। The reservation policy of the government is violative of the principle of equality envisaged in the constitution. The reservation policy is unconstitutional because it is based on the caste which is a prohibited marker. 3 बोल रहा है कि reservation does not violate equality clause as it entails like should be treated like and unlike should be treated differently. और 4th बोल रहा है कि reservation does not violate equality clause as the constitution itself enable the state to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens और for the scheduled caste and scheduled tribe। बिल्कुल, ये 4th जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में से भी हमें क्या देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से भी हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो द रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज वायलेटिव, नहीं, बिल्कुल वायलेटिव नहीं है। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद रिजर्वेशन के बारे में प्रोवाइड करता है। तो रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट इक्वलिटी क्लॉज, इट इंटेल्स लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। बिल्कुल, आपके 3 और 4 सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट आंसर्स। बिल्कुल, 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें समझते हैं।